हेलो फ्रेंड्स, वीडियो लेक्चर की इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रॉक का फॉर्मेशन कैसे हुआ। उस रॉक के फॉर्मेशन को समझने के लिए हमने क्या समझा, हमने अर्थ का फॉर्मेशन समझा कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या क्रस्ट होता है, क्या मेंटल होता है और क्या कोर होता है, उनका डेंसिटी किस तरह से इंक्रीजमेंट होता है, इसके अलावा उनके टेम्परेचर किस तरह से बढ़ते हैं और प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इन तीनों के इफेक्ट से अब रॉक का फॉर्मेशन कैसे होगा, हम उन चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। बट उन चीजों के बारे में स्टडी करने से पहले मैं बता दूं कि हमें ये जानना है, हमें ये जस्टिफिकेशन करना है या हमें ये जस्टिफाई करना है कि जो अर्थ का फॉर्मेशन था, तो अर्थ के फॉर्मेशन में कौन सा पार्ट सॉलिड है, कौन सा पार्ट लिक्विड है, इस चीजों या कौन सा पार्ट प्लास्टिक है, इस चीज का आइडेंटिफिकेशन वेव्स के थ्रू किया जाता है। वेव्स मतलब तरंगों के माध्यम से किया जाता है। तरंगों के माध्यम से कहने का तात्पर्य ये है कि दो तरीके की तरंगे होती हैं। हम वेव के बारे में स्टडी करेंगे। वेव की स्टडी से हम ये समझेंगे कि जो हमने अर्थ का कंपोजिशन पढ़ा है या अर्थ के में जो स्टेट्स को बारे में स्टडी किए हैं कि अर्थ में ये पार्ट लिक्विड होता है या ये पार्ट सॉलिड होता है, वो वास्तव में वैसा है या नहीं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ह्यूमन बीइंग के लिए कि वो आफ्टर 60 किलोमीटर नीचे जा सके, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम अपन वेव थ्योरी से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पृथ्वी पर पाई जाने वाली तरंगों के बारे में। पृथ्वी पर पाई जाने वाली तरंगे जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक्चुअली में वास्तव में ये भूकंपीय तरंगों की बात कर रहा हूँ मैं। भूकंपीय तरंगे जो होती हैं वो बेसिकली दो तरीके से होती हैं, लेकिन इन्हें तीन तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। पहला होता है प्राइमरी वेव्स। पी वेव्स बोलते हैं तो प्राथमिक तरंगे। पहला होता है प्राइमरी वेव्स जिनको बोलते हैं प्राथमिक तरंगे। इसके बाद आप देखेंगे सेकेंडरी वेव्स, इसको बोला जाता है द्वितीयक तरंगे। सेकेंडरी वेव्स एस वेव्स भी बोलते हैं इनको। पी वेव्स, एस वेव्स, सरफेस वेव्स यानी सतही तरंगे। इस प्रकार के तरंगों के क्लासिफिकेशन को यदि हम समझें तो तरंगों का क्लासिफिकेशन तीन तरीके का होता है। पहला है प्राथमिक तरंगे यानी प्राइमरी वेव्स, दूसरा है द्वितीयक तरंगे यानी सेकेंडरी वेव्स, तीसरा है सतही तरंगे यानी कि सरफेस वेव्स। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन में आते हैं डायग्राम। जो मैं आपको अभी फिगर एक्सप्लेन करूंगा, ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फिगर को बहुत अच्छे से समझिएगा, कॉन्सेंट्रेट होकर अच्छे से देखिएगा। मैं इसमें कुछ चीजें बताऊंगा। एक सर्कल में ये जो पार्ट है ये कहलाता है इपिसेंट्रिक, संकेंद्रिक। इपिसेंट्रिक संकेंद्रिक। अब क्या होता है कि हम ये जो अर्थ है, इस अर्थ को इस तरीके से कट किया गया है। अर्थ को किस तरीके से कट किया गया, इस सबसे ऊपरी वाला जो हिस्सा है वो है क्रस्ट। इसके बाद ये दुर्बलता मंडल, इसके बाद ये मेंटल में कैसा, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। हमने इनके बारे में पढ़ा था कि जो अपर होता है वो सॉलिड होता है, जो मेंटल होता है वो भी सॉलिड होता है, जो आउटर कोर होता है वो भी सॉलिड होता है, और जो लोअर मेंटल होता है वो सॉलिड होता है, जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड होता है, जो इनर कोर होता है वो सॉलिड होता है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले सॉलिड क्रस्ट, फिर सॉलिड मेंटल अपर वाला, फिर सॉलिड मेंटल लोअर वाला, फिर आउटर कोर जो है वो लिक्विड, फिर इनर कोर जो है वो सॉलिड होता है। अब हम ये देखते हैं कि इस चीज का जस्टिफिकेशन वास्तव में है ऐसा है नहीं है ऐसा। तो मैं आपको इस चीज को जस्टिफिकेशन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। दो तरीके की प्रॉपर्टी आपको समझना पड़ेगा। प्रॉपर्टी दो तरीके की, एक प्रॉपर्टी होती है पी वेव्स की और एक प्रॉपर्टी होती है एस वेव्स की। पी वेव्स की प्रॉपर्टी और एस वेव्स की प्रॉपर्टी का कहने का क्या मतलब है कि जो पी तरंगे होती हैं, है ना, वो सिर्फ दो माध्यम में गति कर सकती हैं। सॉलिड्स के साथ मूव कर सकती हैं और लिक्विड्स के साथ मूव कर सकती हैं। जबकि जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं, एस वेव्स होती हैं, वो सिर्फ सॉलिड में मूव कर सकती हैं। एक्चुअली क्या होता है, वेव के मोशंस के लिए पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। सॉलिड में पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं। तो आपको कोई भी चीज ट्रांसमिट करने के लिए या उसको स्थानांतरित करने के लिए पार्टिकल्स का स्थानांतरण, पार्टिकल अपनी चीजों का स्थानांतरण कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई स्टक किया, जैसे यहाँ पे स्टक किया, तो ये सॉलिड होने की वजह से इसमें जो साउंड है वो ज्यादा हुआ। यहीं पे यदि लिक्विड होता तो आप लिक्विड में आप हाथ या हैंड स्ट्रक करेंगे तो आपका
वो आवाज नहीं आएगा, क्योंकि पार्टिकल अपनी एक मोशन को एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसमिट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अणु जो होते हैं दूर दूर होते हैं, जबकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं। अब हम आते हैं पी वेव्स की प्रॉपर्टी को हमने समझ लिया कि सॉलिड और लिक्विड दोनों में गति कर सकती है, जबकि एस वेव्स की सिर्फ सॉलिड में गति कर सकती है। अब इसके माध्यम से और इसके माध्यम से और इन चीजों के माध्यम से हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, ये जो पार्ट है ये कहलाता है एपिसेंट्रिक, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये पार्ट एपिसेंट्रिक। यहां से एक वेव हमने फॉर्म भेजा, पी वेव्स मान लो मैंने भेजा, तो पी वेव्स में सबसे पहला पार्ट क्या है, सॉलिड मूव करेगा, फिर क्या है, अगेन सॉलिड मूव करेगा, फिर लिक्विड में भी मूव करेगा, बिकॉज पी की प्रॉपर्टी होती है सॉलिड और लिक्विड। यानी कहने का मतलब है ये जो पी वेव्स है, ये पी वेव्स यहाँ तो मूव करेगा ही करेगा, इसके अलावा ये नीचे भी मूव करेगा, इधर भी। ये एक्चुअल में ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट कहला रहा है, ये पार्ट को आप समझिए क्रस्ट, ये अंदर वाले पार्ट को आप समझिए मेंटल, और इसके अलावा ये जो इनर वाला पार्ट हो गया, ये जो पार्ट हो गया है, ये पार्ट कहला रहा है कोर। तो एक पी वेव्स आई जो क्रस्ट पे मूव करती है, क्रस्ट से नीचे उतरे हम, यानी कि मेंटल में, पी वेव्स मेंटल में मूव करेगी, क्योंकि बिकॉज पूरी तरह सॉलिड है। एस वेव्स भी सेम सिमिलर उसी तरीके से सॉलिड है तो मूव करेगी। अब इसके बाद आ जाता है लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट में पी वेव्स जो है वो सिर्फ वही बस मूव कर सकती है, इसलिए यहाँ पे सॉलिड है, ये पार्ट जो है पूरा लिक्विड है, ये समझिए आप। तो लिक्विड में सिर्फ पी का मोशन मेंटल में एस भी है, ये देखिए एस, यानी कि एपिसेंट्रिक से पी और एस मेंटल के पूरे एरिया तक पीओएस ऐसे मूव करेंगे। लेकिन इन केस ऑफ जैसे ही यहाँ पे कोर स्टार्ट होगा, यानी कि आउटर कोर होगा, वहां पे लिक्विड आ जाएगा, तो एस का मोशन रुक जाएगा, सिर्फ पी वेव्स पास होंगी। और जैसे ही फिर इसलिए इस रेजिन से लेके यहाँ तक का जो रेजिन है, ये पूरा कहलाता है पी शेडेड रेजिन, यानी कि पी छाया क्षेत्र, पी शेडेड रेजिन या पी शेडेड एरिया, यानी पी छाया क्षेत्र। और ये जो है एस और पी क्षेत्र कहलाता है। इस प्रकार से हमको ये समझ में आया कि हम वास्तव में स्टडी इसकी किए, इसके बेसिस पे हमने इसका निर्धारण किए। तो हमने देखा कि एस वेव्स जब आउटर कोर से एंटर नहीं कर पाते, दैट मींस यहाँ पे जो पार्ट है वो लिक्विड है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अर्थ के केस में, अर्थ में यदि ये अर्थ है तो अर्थ का जो सबसे सेंटर वाला पार्ट होता है, यानी ये वाला जो पार्ट होता है, इसको बेसिकली तीन ही पार्ट में आप डिवाइड कीजिए। पहले एक बोलिए, ये एक इनर पार्ट यानी कि कोर, ये मेंटल, ये पूरा पार्ट जो है आउटर, ये क्रस्ट। तो कोर की बात करें तो कोर पे दो एलिमेंट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कोर पे सबसे ज्यादा दो एलिमेंट कौन पाए जाते हैं, निकिल और आयरन। सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाए जाते हैं कोर पे वो निकिल और आयरन, यानी कि एकदम सेंटर पार्ट में निकिल और आयरन। और मैंने कहा है कि ये सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, यानी दैट मींस ये एक्चुअली लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म के मिक्सचर में रहते हैं, क्योंकि यहाँ प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है, मास इतना ज्यादा हो जाता है, डेंसिटी इतना ज्यादा हो जाता है कि पूरा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली यदि आप आगे बढ़िए, निकिल और आयरन के बाद आप अगर मेंटल की बात करेंगे तो मेंटल में सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीज, ये दो चीजें यहाँ पाई जाती हैं। और यदि आप क्रस्ट की बात करेंगे तो Cl यानी सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। इसके अलावा मैंने अर्थ का केमिकल कंपोजिशन पिछले के वीडियो की क्लास में बताया ही था। और केमिकल कंपोजिशन के बाद हमने उसमें क्रस्ट की में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं ये भी हमने देखा था। उसके बाद तो एक तरीके से अगर अंडरस्टैंडिंग समझिए आप अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में, तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली तरंगों की संख्या 3 है टोटली, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड सरफेस वेव्स, यानी सतही तरंगे, द्वितीयक तरंगे और प्राथमिक तरंगे। तो सतही तरंगे जो हैं उनके बारे में यहाँ स्टडी नहीं किए हमने पी वेव्स और एस वेव्स के बारे में स्टडी किया। हमने ये देखा कि पी वेव्स जो होती है सॉलिड और लिक्विड दोनों में मूव करती है, एस वेव्स जो होती है वो सिर्फ सॉलिड में मूव करती है। उसके बेसिस पे हमने डायग्राम देखा। इस डायग्राम के बेसिस पे हमने इस पूरे एरिया का जस्टिफिकेशन किया कि हाँ ये पार्ट सॉलिड है, ये पार्ट जैसे ये पार्ट रहा प्लास्टिक एरिया में एस वेव्स और पी वेव्स दोनों मूव करती हैं। ये पार्ट जो रहा सॉलिड है टोटली,
ये पार्ट जो आउटर कोर यहाँ से एस वेव मूव नहीं कर पाई, ये पार्ट लिक्विड है। अगेन ये पार्ट सॉलिड की, बिकॉज अगर यहाँ से एस वेव्स पास की जाती हैं तो ये एस वेव्स ही पास होती है, और पी वेव्स जब पास करते हैं तो पी वेव्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने लायक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ मेंशन करते तो नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको एक रफ आइडिया के तौर पे बता दूं। बात ये है कि ये पार्ट कहलाता है क्रस्ट। जब भी इंसेंट्रिक से कोई भी चीज यहाँ आती है, और ये जो पार्ट कहलाता है ये आउटर कोर है। आउटर कोर से जैसे हो तो पी का मूव थोड़ा सा ऐसा होता है, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है वो 103 डिग्री होता है। जो एंगल यहाँ पे बनता है वो 103 डिग्री का होता है। कहने का मतलब यह है कि पी वेव्स डेविएट होती हैं, डेविएट होने के समय एंगल जो बनाती है वो कितना बनाती है, 103 डिग्री का एंगल बनाती है। अब हम अर्थ के फॉर्मेशन को पूरी तरीके से बेसिकली ज्योग्राफी के पूरे प्रोस्पेक्टिव से हम समझ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं रॉक के फॉर्मेशंस के बारे में जानने से पहले। रॉक के फॉर्मेशंस के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक चीज कंफर्म कर दूं, ये एक्चुअल में मैं आपको छत्तीसगढ़ में रॉक के कंपोजिशंस को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाह रहा था, इसलिए मैंने ज्योग्राफी के पूरे कॉन्सेप्ट को इसी में कवर किया। ये पूरे कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी के लेक्चर का ड्यूरेशन में भी आएंगे, उसमें थोड़ा सा और डिस्क्रिप्टिव वे में रहेगा, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये काफी है। अब हम आगे बढ़ते हैं रॉक के फॉर्मेशन के लिए। तो सबसे पहले हम रॉक के फॉर्मेशन को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रॉक के टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप जो रॉक होते हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी होते हैं। प्राइमरी मतलब प्राथमिक चट्टाने, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक चट्टाने, टर्सरी मतलब तृतीयक चट्टाने। एक्चुअली में जो प्राइमरी चट्टाने हैं या जो सेकेंडरी रॉक्स हैं या टर्सरी रॉक्स हैं, तो प्राइमरी चट्टानों में ऐसी चट्टानों को रखा गया जो एकदम इनिशियल टाइम से है, यानी कि प्रारंभिक पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान से ही है। तो उन पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान से जो चट्टाने हैं वो आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक, इसी को क्या कहा जाता है, इग्नियस रॉक। दूसरा है अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा है रूपांतरित चट्टाने यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। एक्चुअली में आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से उस पे प्रेशर, दाब और ताप के वजह से वो अपना रूप परिवर्तित कर देती है, और जो नया रॉक का फॉर्मेशन करती है वो कहलाता है रूपांतरित चट्टाने। अब हम डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो प्राइमरी चट्टाने हैं या प्राथमिक चट्टाने जो हैं उनको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक कहलाता है एक्सट्रूसिव और दूसरा कहलाता है इंट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब जिस एरिया में प्रोसेस हुई हो और उसी एरिया में रॉक का फॉर्मेशन हुआ है। एक्सट्रूसिव मतलब जिस एरिया में प्रोसेस हुई हो और फॉर्मेशन करने के लिए एक्चुअली क्या है, जो आग्नेय चट्टाने वो गर्म तप्त लावा या मैग्मा से मिलकर बनी हो। तो जहां से लावा निकला हो, यदि चट्टाने वहीं पर ठंडी होकर वहां ही फॉर्म कर लेती तो वो इंट्रूसिव चट्टाने कहलाती है, यानी कि वितलीय चट्टाने कहलाती हैं। बट यदि मैग्मा या लावा का फॉर्मेशन, यदि आपने मैग्मा या लावा किसी प्लेस से निकला है और वो सम डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद दूसरे प्लेस पे जाके यदि ठंडा होके वो लिक्विड से सॉलिडिफाई हुआ, मतलब लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो वो कहलाएगा एक्सट्रूसिव यानी कि बहिर्भेदन। ये समझ में आया होगा वो कि प्राइमरी चट्टानों या अर्थात आग्नेय चट्टान के दो टाइप किस तरीके से हैं। लावा के आधार पे है कि लावा का फॉर्मेशन, लावा यदि जल्दी से ठंडा होकर वहीं पे यदि चट्टान का फॉर्मेशन कर देगा तो वो क्या कहलाएगा, आग्नेय चट्टान। लेकिन यही चीज जब थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रेवल करके दूसरे प्लेस में जब रॉक का फॉर्मेशन करती है तो वो कहलाता है बहिर्भेदन। हम इनके बारे में स्टडी करेंगे कि इनके एग्जाम्पल क्या क्या। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको इतना डिटेल्स फॉर्म में ये चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमको अभी छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक्स को समझना है। छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक्स में छत्तीसगढ़ के मिनरल्स के बारे में जब हमें जानकारी लेना रहेगा तो हम वहां पे समझेंगे कि पर्टिकुलर इस रॉक से ये चीजें कैसे बनी है और वो कितने परसेंट अगर वहां पे है तो क्यों है। तो आगे बढ़ते हैं डिस्कशन को। हम जाते हैं सेकेंडरी रॉक पे। सेकेंडरी मतलब अवसादी चट्टाने। अवसादी चट्टाने जो होती है वो तीन तरीके से निर्माण करती हैं। अवसादी चट्टानों का जो निर्माण होता है वो तीन तरीके से होता है। पहला होता है खंडमय चट्टाने, यानी कि एक नदी जैसे एक रिवर किसी हिल से फ्लो हो रही है नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसके रास्ते में छोटे छोटे इग्नियस रॉक के छोटे छोटे टुकड़े मान लो पाए जाते हैं। अब वो पूरी चीज को, नदी पूरे कचड़े को, पूरे चीज को बहा के ले जाते समुद्र के किनारे ले जाती है। तो समुद्र के किनारे जब ले जा रही है तो वहां पे रॉक का या किसी चीज का जमाव इकट्ठा हो जाता है। जब वो जमाव इकट्ठा होकर सॉलिडिफाई होता है, यानी
ठोस रूप में परिवर्तित होता है, तो वही चीज कहलाता है असादी चट्टानें, यानी कि वही चीज कहलाता है सेडिमेंट्री रॉक। ये 3 तरीके से हो सकते हैं, छोटे छोटे खंडमय फॉर्म में हो सकते हैं, यानी छोटे छोटे फॉर्म्स में हो सकते हैं। दूसरा, केमिकल रिएक्शंस हो, उनके बीच टेम्परेचर प्रेशर की वजह से एक दूसरे केमिकल रिएक्ट करके दूसरा मैटर में कन्वर्ट हो जाए, एक मैटर से दूसरे मैटर में कन्वर्ट हो जाए। फिर उसकी बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, रास्ते के दौरान कुछ डेड बॉडीज या फिर कुछ मतलब एनिमल्स या फिर कुछ जो जलीय जीव जंतु हैं उनके सेडिमेंट्स या उनके जमाव से जो एक नया रॉक का फॉर्मेशन होता है वो असादी चट्टान कहलाता है। इसलिए इनको 3 पार्ट में किया गया क्लासिफाई, क्लास्टिक, केमिकल एंड बायोलॉजिकल, यानी कि खंडमय, रासायनिक एवं जैविक। तो सेडिमेंट्री रॉक के ये 3 फॉर्म हो गए। अब हम चलते हैं टर्सरी रॉक यानी कि रूपांतरित चट्टानों में। रूपांतरित चट्टानों की जब जहां तक हम बात करते हैं तो फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड 2 तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, यानी कि पर्णयुक्त और अपर्णयुक्त। ऐसे चीजें जो आग्नेय चट्टान के, जहां तक यदि आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं तो शायद आपको चीजें थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए। इस चीज को होप कि आप लिख लेंगे, मैं इन चीज को बताऊं। एक्चुअली मुझे ये टर्सरी रॉक के बारे में बताना है, तो इस चीज को मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ। मैं भी आपके पास समय है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। आपको इसके पहले एक बार और बता दूं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, सरफेस वेव्स, फिर उसके बाद प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, ये कोर, ये इनर कोर, ये आउटर कोर लिक्विड से भरा हुआ, ये सॉलिड स्फीयर, ये पी वेव्स, बिकॉज एस वेव्स तो जा ही नहीं पा रही है। पी वेव्स की प्रॉपर्टी होती है सॉलिड और लिक्विड, एस वेव्स की प्रॉपर्टी होती है सॉलिड। ये जो है अर्थ का फॉर्मेशन है, सॉलिड, लिक्विड, ठीक। सियाल यानी कि सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम आउटर मोस्ट क्रस्ट में, मेंटल में सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीज, और इनर एकदम कोर पे निकिल एंड आयरन। तो इस चीज को, और ये जो चीज है यहाँ पे पी वेव्स का जो मोशन होता है वो 103 डिग्री का एंगल लेता है। तो ठीक है, इस चीज को रफ करते हैं हम थोड़ा सा आगे समझने के लिए। मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे आप ऐसे समझिए, ये एक अर्थ है, अर्थ में ये डिफरेंट पार्ट्स हैं, लेयर्स बनी हुई मान लीजिए अर्थ की है इस तरीके की। तो अर्थ की लेयर्स में क्या होता है कि नीचे का जो पार्ट है हमने पढ़ा ये लिक्विड पार्ट है, अभी हमने पढ़ा है कि ये लिक्विड पार्ट है। यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूसली डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने पे तीनों चीजें क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज मतलब बढ़ रही है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो टेम्परेचर प्रेशर है वो बहुत ज्यादा होगा। दूसरी चीज जो हमारी ये पूरा पार्ट क्या है, अर्थ। अर्थ किस तरीके से मूव कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। मूव कराने के साथ साथ मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक के बारे में बताया कि पूरी प्लेट्स हैं इस तरीके से। ये प्लेट ज्यादातर अंदर नहीं, ये क्रस्ट के ऊपर है। कहने का मतलब आप 3D डायग्राम समझिएगा, ये थोड़ा सा ऊपर, यानी इस रीजन में बता दूं, ये रीजन में है इस तरीके से। ये प्लेट्स हैं, उन घूमने की वजह से प्लेट्स में मोशन भी हो रहा है। तो क्या होता है, ये जो तेजी से जब लिक्विड घूमता है, तो लिक्विड के तेजी से घूमने से क्या होता है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा फोर्स लगाता है। अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा फोर्स जैसे लगाता है, तो मान लीजिए ये पार्ट से हमको क्रैक मिला। क्रैक मतलब थोड़ा सा हमको ये एरिया मिल गया कि यहाँ पे फोर्स लगाने के लिए एक गैप मिल गया। जैसे ही गैप मिलता है, वो जो लिक्विड रहता है तेजी से ऊपर बढ़ता है, और तेजी से ऊपर बढ़ने के साथ साथ जैसे ही वो इस पार्ट, जैसे ये पार्ट इस पार्ट से ऐसे बढ़ता है, मान लीजिए, तो ये कहलाता है, ये जो पार्ट है ये कहला रहा है क्रेटर, ज्वालामुखी का एक रूप है। ये पार्ट जो कहलाता है, ये पार्ट कहला रहा है क्रेटर। इस तरीके की जब लावा निकलता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे रॉक के फॉर्मेशन होते हैं, ये ब्लॉक, ये कहलाता है सब इंट्रूसिव। सब कहलाता है क्या, इंट्रूसिव। सभी चीज क्या कहलाती है, इंट्रूसिव। जब यही चीज फॉर्म होके बहते हुए इस पर्टिकुलर एरिया में जाके यहाँ छोटे छोटे रॉक के फॉर्मेशन करते हैं, और ये ऐसे बहते हुए जाके यहाँ पे जाके छोटे छोटे रॉक फॉर्मेशंस करते हैं, तो ये कहलाता है एक्सट्रूसिव। यानी कि ये वितली और दूसरा ये बहिर्भेदन।
ठीक है, कहने का मतलब ये है, ये आग्नेय चट्टान के बारे में ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, आग्नेय चट्टान के बाद अवसादी चट्टान के बारे में मैं बता दिया कि या मान लो यहाँ पे यदि कोई हिल्स है ऐसे, और यहाँ से कोई रिवर आ रही है, ये फ्लो कराते हुए कोई चीज करेगा कि यहाँ समुद्र है, यहाँ पे जाके इसको डिस्ट्रॉय करेगा, तो ये समुद्र के किनारे ये जो रहेगा ये चारों साइड के एरिया, डेल्टा एरिया स्पेशली, और डेल्टा एरिया में जो रॉक फॉर्मेशन होगा वो सेडिमेंटरी रॉक फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली इस इधर भी। अब आते हैं मेन जो मैं आपको बताने के लिए इतनी सारी चीज बता, टर्शरी रॉक को समझने के लिए, रूपांतरित चट्टानों को समझने के लिए क्या होता है, इसी चीज को हम थोड़ा सा और डेप्थ में स्टडी करेंगे तो हमको ये समझ में आता है कि मान लो किसी कारणवश यहाँ से फ्रैक्चर मिला अपने को और यहाँ तक फ्रैक्चर मिला, उसके बाद ये पूरा पार्ट पैक हो गया और ये पैसे लेयर्स में बंधा हुआ, पूरा पार्ट पैक हो गया, यानी कि लावा इधर से नहीं निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे यदि हमको होल मिल गया, ये लावा कुछ इस तरीके से निकल जाता है, ये लेयर्स में, इन लेयर्स में चला जाता है। जब इन लेयर्स में वो लावा चला जाता है तो यही चीज इस पर्टिकुलर क्रस्ट के घिसने से ये जो चीज यहाँ पे जो सॉलिड बना हुआ, यहाँ जो रॉक बना, ये रॉक धीरे 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 ऊपर ऐसे बन जाती है, कुछ इस तरीके से बन जाती है। तो ये जो रॉक कहलाती है, ये कहलाती है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक का कहने का मतलब है रूपांतरित चट्टानें। होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो आपको मेटामॉर्फिक रॉक समझ में आया, ठीक है। अब मैंने एक चीज यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, ये तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई, यहाँ से आपको जो मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में हमें स्टडी। ग्रेनाइट हमें पता होना चाहिए, ग्रेनाइट के अलावा डायोराइट और गैब्रो, ये तीन चीजें होती हैं वितलित चट्टानों के उदाहरण में, ग्रेनाइट, डायोराइट और गैब्रो। ग्रेनाइट, डायोराइट और गैब्रो के सामने आप देखेंगे यहाँ पे एक अंकन किया गया 1 3 5 2 4 4 2 3 5, ये बहुत एकदम ध्यान से नोट कीजिएगा, इसके बारे में बताऊंगा ये सब चीज क्या है। बहिर्वेदन में रायोलाइट, ऑब्जेडियम बेसाल्ट यानी 4 4 5, उसी तरीके ये इग्नियस रॉक के एग्जांपल हो गए। अब आइए सेडिमेंट्री रॉक में यानी क्लास्टिक में आएंगे तो सैंडस्टोन यानी रेतीले पत्थर, सेल्स यानी कि पत्थर, ठीक है। उसके बाद केमिकल्स में आएंगे, केमिकल में रासायनिक में लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर और कोल। उसके बाद आएंगे आप बायोलॉजिक में आएंगे तो कोल और पेट्रोलियम, इनके आगे नंबरिंग 7, इनके आगे नंबरिंग 7, इनके आगे नंबरिंग 7 और इनके आगे नंबरिंग जो है वो 8 की है, ठीक है। अब फोलिएटेड यानी पर्णयुक्त में दो चीजें आती हैं, नीश और स्लेट आते हैं, इनकी नंबरिंग 5 और 6 है। क्वार्ट्ज की जो नंबरिंग है 5 और 8 है। संगमरमर की जो नंबरिंग है वो 7 है। ये जो नंबरिंग की गई वो नंबरिंग को बहुत ही प्रॉपर वे में किया गया, इसको आप समझिएगा। नंबरिंग 1 का मतलब है हल्का रंग, नंबरिंग 2 का मतलब है डार्क कलर, नंबरिंग 3 का मतलब है यहाँ लार्ज क्रिस्टल, नंबरिंग 4 का मतलब यहाँ स्मॉल क्रिस्टल, नंबरिंग 5 का मतलब है यहाँ पे इसको ब्रेक करना या तोड़ना बहुत आसान है, छठवें का मतलब है तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, सातवें का मतलब है नेल स्क्रैच यानी कि आपको उनसे नाखून से स्क्रैच करना आसान है, आठवें का मतलब है नेल से स्क्रैच करना आसान नहीं है। अब देखिए हम किसी एक को समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे गैब्रो लिखा, गैब्रो के आगे क्या लिखा 2 3 5, यानी 2 का मतलब क्या है यहाँ पे डार्क कलर, 3 का मतलब क्या है यहाँ पे लार्ज क्रिस्टल एंड 5 का मतलब क्या है यहाँ पे तोड़ना आसान है। समझ में आया? गैब्रो को केस करके मैंने आपको बताया है। आप इसी तरीके से आप लाइमस्टोन ले सकते हैं, क्योंकि लाइमस्टोन हम स्टडी में भी लाएंगे और ग्रेनाइट भी हम स्टडी में लाएंगे, इसलिए मैं लाइमस्टोन के बारे में बता दूं। संगमरमर भी है, क्वार्ट्ज भी है, बट इन केस ऑफ लाइमस्टोन के केस में क्या दिया 7, यानी कि नेल से स्क्रैच करना पॉसिबल है। इसी तरीके से आप क्वार्ट्ज के बारे में बात करें 5 और 8, यानी तोड़ना आसान है और नेल से स्क्रैच करना टफ है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि जो चीज मजबूत हो उससे उस पे नेल से स्क्रैच ना किया जा सके, तो इसका एग्जांपल क्या है क्वार्ट्ज, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगले मतलब इसके आगे कंटिन्यू अब हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से कौन कौन से जैसे रूपांतरित चट्टानों का निर्माण हुआ, तो कौन कौन सी चट्टानों से यानी आग्नेय चट्टानों में कौन कौन सी चट्टानें मतलब इग्नियस रॉक कौन कौन सी चीज को टर्शरी रॉक में कन्वर्ट करता है, यानी कि सेकेंडरी रॉक कौन कौन सी चीज को टर्शरी रॉक में कन्वर्ट करता है, तो हम उसके बारे में अब आगे देखते हैं। तो इस चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू देख रहे हैं क्या है।